ओके, वेव्स इन 110 डायरेक्शन। इस बार हमारे पास में क्या हो रहा है, कंसिडर अ वेव विच प्रोपेगेट्स इन एक्स वाई प्लेन। ध्यान रहे वेव जो है वो एक्स वाई प्लेन में प्रोपेगेट कर रही है, तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो के होता है उसके दो कंपोनेंट होंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, सो के एक्स एंड के वाई उसके दो कंपोनेंट होंगे। तो और उसमें हम यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव ले रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। अब अगर वेव जो है वो एक्स वाई प्लेन में प्रोपेगेट हो रही है, यानी एक्स वाई कंपोनेंट है उसके, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है, जेड डायरेक्शन। इसका मतलब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, और उसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। तो आगे ध्यान रखना, ये फर्स्ट केस है जो हम ट्रांसवर्स वेव का कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में, 110 डायरेक्शन में, क्योंकि इसके बाद हम 110 डायरेक्शन में ही लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी केस कंसीडर करेंगे। सो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट W है, उसकी इक्वेशन लिखते हैं, सो W इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर जनरली हमारे पास आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी टर्म होता है। सो ये जो के डॉट आर है इसको क्या लिखेंगे, आयोटा के आई के एक्स प्लस जे के वाई, ये तो के वेक्टर हो गया, और आई एक्स प्लस जे वाई ये आर वेक्टर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट से, हमें क्या मिलेगा, एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई। सो इक्वेशन 32C ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, 52C देखो आप, 52C से हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। अब 52C में आपको दिखा देती हूँ, सॉरी 57C ये वाला। सो इसके अंदर मैं लेफ्ट हैंड साइड में निकालती हूँ सबसे पहले डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। सो वी हैव डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ई रेस टू पावर आई एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई माइनस ओमेगा टी। ठीक है, मैं इसको कैपिटल डब्ल्यू लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो ओमेगा और डब्ल्यू में। टी के रेस्पेक्ट में करते हैं, देखो सबसे पहले, सो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो टी के रेस्पेक्ट में माइनस आई ओमेगा जो है उसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा और वापस कैपिटल डब्ल्यू हमें वापस मिल जाएगा। सो वी विल गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर डब्ल्यू। ठीक है, तो एलएचएस तो क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। आरएचएस में सबसे पहले इस डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। आप देखिए डब्ल्यू के राइट हैंड साइड में कहीं पर जेड का कोई टर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो दिस टर्म विल बी जीरो। ओके, उसके बाद में हमारे पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो है वो केवल W के कंपोनेंट में है, U और V का कंपोनेंट ही नहीं है। सो ये कंपोनेंट U का है, ये भी जीरो मिलेगा, ये V का कंपोनेंट है, ये भी जीरो मिलेगा। तो हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, यानी एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डबल डेरिवेटिव, और y के रिस्पेक्ट में। सो वो मैं यहाँ कर देती हूँ, सो डेल टू W अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सो x का कोफिशिएंट अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो आयोटा के एक्स होगा, मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वो आयोटा के एक्स होगा। सो आयोटा और के एक्स जो है उसका स्क्वायर आ जाएगा और साथ में वापस डब्ल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे दो बार डिफरेंशिएशन, तो आयोटा के वाई हो जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा और w मिलेगा। अब ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे अपन पुट करेंगे, ये वाली t वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे, टर्म्स कैंसिल आउट करेंगे, तो आपको ये मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 65। ये आप करके देख लेना, क्योंकि सब कुछ मैंने आपके पास निकाल दिया, आपको बस इक्वेशन में पुट करना है। के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, के स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्स वेव की बात। अब हम लॉन्गिट्यूशनल वेव की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूशनल वेव का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो वेव अगर एक्स वाई प्लेन में जा रही है, वेव अगर एक्स वाई प्लेन में जा रही है, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई प्लेन में है तो उसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट भी होगा और डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट भी होगा। इसलिए इस बार यू लिया है और वी लिया है। लेकिन एक्सपोनेंशियल के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपके पास सेम रहेगा, क्योंकि प्रोपेगेशन जो है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, इसलिए के दो कंपोनेंट होंगे, के एक्स के वाई, और यहाँ पे एक्स वाई प्लेन आ जाएगा। सो ये आपके पास यू और वी रहेगा, इस बार डब्ल्यू नहीं रहेगा। तो वैल्यू किसमें पुट करेंगे, 57A में और 57B में। अब वो मैं नहीं करूंगी, 57E में आप आराम से वैल्यू पुट कर देना, आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, और 57B में पुट करोगे तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अभी भी मैंने एक सॉल्व करके बता दिया ट्रांसफर्स में, लॉन्गिट्यूशन में आप कर लेना। ठीक है,
इसमें हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का मेथड यूज करेंगे। मैट्रिक्स का मेथड यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज पर्टिकुलरली सिंपल सॉल्यूशन फॉर अ वेव इन 110 डायरेक्शन फॉर विच kx एंड ky विल बी इक्वल टू k/√2। ये कहाँ से आया कि हमारे पास kx² प्लस ky² जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, k² के इक्वल है। सो यहाँ से हमने क्या लिया है कि प्रोपेगेशन में kx और ky जो है वो इक्वल कंपोनेंट रखते हैं। तो अगर इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो सपोज kx ky की वैल्यू हमारे पास यहाँ से दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ kx² इज इक्वल्स टू k² हो जाएगा। दोनों साइड में रूट ले लो तो हमारे पास हो जाएगा √2 kx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल जाएगा k और यहाँ से kx की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा k/√2। सिमिलरली इसी इक्वेशन में अगर अपन ky और kx को 2ky रख देते हैं और 2ky² को अपन k² के इक्वल करते हैं और वापस जैसे मैंने अभी बताया वैसे सॉल्व करते हैं तो k/√2 आ जाएगा। सो kx और ky की वैल्यू जो है वो k/√2 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 67 के अंदर रखेंगे। तो 67 को मैं एक बार लिख लेती हूँ, ओमेगा² रो 67 की इक्वेशन को मैं लिख लेती हूँ। 67 में फर्स्ट इक्वेशन है ओमेगा² रो u इज इक्वल्स टू C11। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये kx² है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा k/√2 का स्क्वायर, मतलब k²/2 आ जाएगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा k²/2 हो जाएगा। तो यहाँ से C11 और C44 अंदर रह जाएगा, k²/2 जो है वो बाहर आ जाएगा और u ऑलरेडी बाहर है तो k²/2 तो जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर C11 प्लस C44 रह जाएगा और u रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे kx और ky का मल्टीप्लीकेशन है। सो kx की वैल्यू k/√2 रखेंगे और ky की वैल्यू k/√2 रखेंगे तो यहाँ पर भी k²/2 आ जाएगा और अंदर है C12 प्लस C44, C12 प्लस C44 और साथ में है k²/2 और साथ में है v। इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे सो हमारे पास में फिर यहाँ पे u के दोनों कंपोनेंट को एक साथ में लिखेंगे तो u कॉमन आ जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग रहेगा -ओमेगा² रो प्लस k²/2 C11 प्लस C44, ये तो हो जाएगा u वाला पार्ट, प्लस v का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास में k²/2 C12 प्लस C44 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन में मैंने किया है यही इक्वेशन आपको सेकंड वाले के साथ करनी है, यानी 67 का सेकंड इक्वेशन में भी अपन को क्या करना है, यहाँ पर देखो v है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाना है और फिर आपके पास ये kx² है, यहाँ पे k²/2, यहाँ पे k²/2 और यहाँ पे k²/2 रखेंगे। ठीक है, और उस इक्वेशन को मुझे ही करना पड़ेगा, मैं कर लेती हूँ। ओमेगा² रो v हमारे पास है, ओमेगा² रो v इज इक्वल्स टू C11 प्लस C44, C11 प्लस C44 और साथ में आ जाएगा k²/2 एंड हमें मिल रहा है साथ में v प्लस आई गेस C12 प्लस C44 होगा। ओके, C12 प्लस C44 k²/2 और यहाँ पे u आ जाएगा। इसको लेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड में तो v वाला कंपोनेंट ये है और ये है, पर मैं पहले u लिखूंगी, u वाला कंपोनेंट लिखूंगी मैं तो C12 प्लस C44, इसका कोफिशिएंट बाहर u आ जाएगा और साथ में k²/2 भी है, k²/2 ये u में हो जाएगा प्लस माइनस प्लस v -ओमेगा² रो प्लस k²/2 C11 प्लस C44 इक्वल टू 0। नाउ देखो दो इक्वेशन हमारे पास, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसमें आपके पास में यहाँ पे देखो u है और उसके साथ एक कोफिशिएंट है, सपोज दिस कोफिशिएंट इज a1, फिर यहाँ पे v है, सपोज दिस कोफिशिएंट इज b1।
इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास u है तो रिमेनिंग पार्ट कोफिशिएंट हो जाएगा a2, यहाँ पर v है और यहाँ मिल जाएगा आपको b2। तो 1 और 2 इक्वेशन को कैसे लिखेंगे अपन, u(a1) प्लस v b1 इक्वल टू 0 एंड u(a2) प्लस v b2 इक्वल टू 0। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, a1 b1 a2 b2 u एंड v इक्वल टू 0। हमें पता है u और v तो 0 नहीं हो सकते, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स 0 होनी पड़ेगी। सो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब है a1 b1 a2 b2 और इसको हमें क्या करना पड़ेगा 0। अब हम a1 और b1 की वैल्यू रखते हैं। सो a1 हमारे पास क्या था, देखो a1 हमारे पास था माइनस ओमेगा, ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सो a1 मैं आपको दिखा देती हूँ डायरेक्टली उस एक्सप्रेशन में मैट्रिक्स फॉर्म में जहां पर हमने 0 पुट करना है। सो यहाँ पर देख लो आप एक बार, दिस इज a1, दिस इज b1, दिस इज a2 एंड दिस इज b2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। दिस इक्वेशन हैज रूट्स, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये मल्टीप्लाई करके 0 करना पड़ेगा। सो मुझे ये मैट्रिक्स वापस लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब आई जस्ट हेट डूइंग द कैलकुलेशन, मैं लिखती हूँ फिर भी। क्या था, मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ डायरेक्टली, है ना, गुड। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल इक्वल है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर रो, माइनस ओमेगा स्क्वायर रो प्लस 1/2 c11 प्लस c44 के स्क्वायर। आई होप यही है, यस, इसका स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से माइनस, अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1/2 c12 c44 और ये हमारे पास आना चाहिए 0। इस इक्वेशन के रूट्स कहा जा रहा है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें मिलेगा ये ओमेगा स्क्वायर रो विल बी इक्वल टू दिस टर्म। मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करूं, बट इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। एनीवेज वी कैन डू इट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्योंकि ये माइनस ना, या +2 एनीवेज 2 ओमेगा स्क्वायर रो 1/2 के स्क्वायर c11 प्लस c44 माइनस 1/2 c12 ओके प्लस c44 के स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे ये तो बहुत इजी आ रहा है, नहीं आ रहा है यार, कैसे, मैं सोचा ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। Anyways, I am not going to solve this because it looks complicated now. I thought these two expressions are same and they will cancel out, but now it seems they are not going to cancel out, so I'm not going to solve it. I don't want to solve it. Just open it, यार। इसको इक्वेशन को एक्सपैंड करना, ओके, विच आई एम नॉट गोइंग टू डू, और ओमेगा स्क्वायर रो की वैल्यू निकाल लेना, आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और दो दो रूट आएंगे, +-1 वाले आएंगे, है ना। सो प्लस वाले के करस्पॉन्डिंग आपको ये मिल जाएगा, माइनस वाले के करस्पॉन्डिंग आपको ये वाला मिल जाएगा। सो द फर्स्ट रूट डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूशनल वेव, द सेकेंड रूट डिस्क्राइब द shear वेव विच इज ट्रांसवर्स वेव, एंड दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, हमें ओमेगा स्क्वायर मिल चुका है, हमें निकालना क्या था, आई डोंट नो हमें क्या निकालना था, बट लेट्स सी आगे क्या करते हैं, देख लेते हैं।
How do we determine the direction of particle displacement? The first root when substitute, oh, in the upper equation of 67, first ये expression बोल रहा है 67 की upper equation में ओमेगा स्क्वायर रो की वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट रूट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 67, यस। सो यहाँ पे देखो 67 में RHS आपको बिल्कुल एज इट इज छोड़ना है। यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर रो है, इस ओमेगा स्क्वायर रो की जगह जो फर्स्ट रूट मिला है उसकी वैल्यू पुट करना है, और वो वैल्यू पुट करने से ये मिलेगा, क्योंकि देखो ओमेगा स्क्वायर रो की जगह बस ये रखना है, तो ये रहा ओमेगा स्क्वायर रो, बाकी टर्म एज इट इज है, और राइट हैंड साइड आपके पास बिल्कुल वही है जो इक्वेशन नंबर 67 के अंदर है। सो आई गेस इट इज क्लियर। व्हेन इज द डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट सेटिस्फाई u इक्वल टू v? इज इट ट्रू? यस, यस। अगर आप u इक्वल टू v पुट करते हो तो इक्वेशन 70 के LHS और RHS इक्वल मिल जाएंगे, यस। तो यहां से ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है व्हेन u इज इक्वल्स टू v होता है, रख के देख लेना, आपको मिल जाएगा LHS और RHS। Hence the particle displacement is along 110 and parallel to k vector, the second root when substituted into the upper equation of 67। अब सेकंड वाला ये वाला पुट करना है ओमेगा स्क्वायर रो की जगह, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड अभी भी वही है जो देखो यहाँ पर ये मिला हुआ था। इसमें ये सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें u की जगह क्या रखना पड़ेगा, माइनस v रखना पड़ेगा। सो द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग वन वन बार जीरो। देखो अब इसमें जब u इक्वल टू 1 था तो ये 110 है, 110 है, 110 u v, तो u और v इक्वल आ रहे हैं, और यहाँ पे सेकंड में आपके पास जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है 1 1 बार 0। आपने मिरर एनालिसिस में देखा होगा बार रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन को, तो एक पॉजिटिव में जाएगा तो दूसरा नेगेटिव में आएगा, इसलिए u इक्वल टू माइनस v है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, दैट्स ऑल। अब हमारे पास में यहाँ पे देखो हमने वेव 110 कर लिया, 110 कर लिया। सिमिलरली अगर 111 डायरेक्शन आप करते हो तो ये आपका असाइनमेंट है, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि ये हमसे पूछा गया था, मैं इसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास सॉल्व किया हुआ है 111 वाला, बट वो सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं करूंगी। तो ये हमारे पास एल का मतलब लॉन्गिट्यूशनल, टी का मतलब ट्रांसफर, सो ये हमने निकाला था यहाँ पे, वैल्यूज निकाली थी, और दैट्स ऑल। ये हमारे पास वेव्स हो जाएगी। इसके बाद में हमें ये, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, या वी हैव कंप्लीटेड इट। लेट मी सी द सिलेबस। वी हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस। हमने ये कर लिया एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन, इलास्टिक कंप्लायंस, स्टिफनेस कांस्टेंट, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, इलास्टिक स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, इलास्टिक वेव्स इन क्यूबिक क्रिस्टल। अब देखो हमारे पास में आता है नेक्स्ट वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल, जो कि हम करेंगे अगले टॉपिक में, ओके।